सन 1960 कहानी मुंबई की है जो तब बॉम्बे था। देश को आजाद हुए 13-14 साल ही बीते थे और बॉम्बे अभी एंटरटेनमेंट या बिजनेस का हब नहीं बना था। लेकिन लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाके मशहूर होने के सपने देखना शुरू कर चुके थे। सिनेमा में शोहरत और स्टारडम नापने के कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका यह भी है कि किस एक्टर के घर के बाहर भीड़ कितनी है, और एक आलीशान घर कौन नहीं चाहता। 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में ऐसे ही एक एक्टर ने एक घर खरीदा। घर क्या, बंगला खरीदा। अरब सागर के समंदर को निहारता बॉम्बे के काटर रोड पर खड़ा एक आलीशान बंगला। एक्टर बंगले में शिफ्ट हुए और उनकी जैसे किस्मत ही बदल गई। मगर जितनी जल्दी किस्मत बदली उतनी तेजी से बिगड़ भी गई। बंगला बेचना पड़ा। अब इस बंगले में एक नया एक्टर आया। उसे भी इस आलीशान घर में आने के बाद पहले बेतहाशा शोहरत मिली, लेकिन वो शोहरत इतनी जल्दी नाकामी में बदल गई कि एक रात को उस एक्टर ने अपने बंगले की छत पर खड़े होकर शराब के नशे में धुत खुदा को आवाज दी थी और कहा था कि ऐ परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान ना ले कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दें। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस घर में उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन से लेकर बदतरीन साल देखे, जिस घर में राजेश खन्ना ने आखिरी सांसें ली, उसे भूत बंगला क्यों कहा गया? राजेश खन्ना से पहले राजेंद्र कुमार और भारत भूषण जिस घर में रहे थे वो था किसका? ये कहानी मुंबई के एक ऐसे घर की है जिसके बारे में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, गॉसिप मैगजीन्स में सबसे ज्यादा बातें होती थी। ये कहानी उस घर की है जहां देश के पहले सुपरस्टार का दरबार लगता था। इस घर के नाम में आशीर्वाद तो था, पर क्या उस घर ने कभी किसी को आशीर्वाद दिया भी? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे बॉम्बे के बांद्रा के काटर रोड पर बने इस बंगले की कहानी में। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। आज हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना उर्फ काका के बंगले आशीर्वाद के बारे में, जो कभी घर होता था। कहानी शुरू करते हैं। भारत भूषण थे, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब वाले भारत भूषण। भूषण ने एक एंग्लो इंडियन परिवार से एक घर खरीदा। बांद्रा के कार्टर रोड पर समंदर को निहारता 2 मंजिल का यह बंगला भारत भूषण के लिए लकी साबित नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि उन्हें पैसों की कमी, लोन्स की वजह से इस घर को बेचना पड़ा। यहीं से सुखबुगाहट शुरू हुई। आसपास के लोग बातें करने लगे, दबी आवाज में कहने लगे कि यह घर भारत भूषण का करियर खा गया। अंधविश्वास से भरी ये बातें इतनी ज्यादा होने लगी कि बॉम्बे की प्राइम लोकेशन समंदर के सामने होने के बावजूद इस घर को कोई खरीदने को तैयार नहीं था। फिर आया साल 1957 और फिल्म बनी मदर इंडिया। इस फिल्म में रामू का रोल करने वाले राजेंद्र कुमार को अब लोग जानने पहचानने लगे थे। बी.आर. चोपड़ा के साथ उन्होंने फिल्में भी साइन कर दी थी। उनके कानों तक पहुंची उसी घर की बात जहां कभी भारत भूषण रहा करते थे। अंधविश्वास की बातें इतनी बढ़ गई थी कि अब तक लोग इस घर को भूत बंगला कहने लगे थे। राजेंद्र कुमार के पास एक ब्रोकर आया और बताया कि घर की कीमत कुछ 65,000 रुपए है। राजेंद्र कुमार को घर तो चाहिए ही था, और ऐसी प्राइम लोकेशन पर 65,000 की ठीक ठाक कीमत पर घर मिल जाए तो कौन नहीं लेना चाहेगा। तो राजेंद्र कुमार राजी हो गए। अब बात आई पेमेंट करने की। राजेंद्र कुमार पर लिखी किताब जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार में सीमा सोनिक आलिम चंद लिखती हैं कि राजेंद्र कुमार के पास घर की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने ब्रोकर को 10,000 रुपए तो तुरंत दे दिए, लेकिन बाकी के 55,000 रुपए के लिए वो बी.आर. चोपड़ा के पास गए। बी.आर. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को इस बात से कुछ दिन पहले ही कानून और धूल का फूल फिल्मों में साइन किया था, लेकिन पेमेंट पर अभी बात हुई नहीं थी। राजेंद्र कुमार गए और पैसे को लेकर सौदेबाजी शुरू हुई। राजेंद्र कुमार ने बी.आर. चोपड़ा को बताया कि उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर सी.वी.के. शास्त्री ने दोनों फिल्मों के लिए कुछ 1.5 लाख रुपए ऑफर किए हैं, मगर मैं 2 लाख चाहता हूं। बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि मैं तुम्हें 1,75,000 दूंगा, और डील डन हो गई। अब राजेंद्र कुमार ने बी.आर. चोपड़ा से रिक्वेस्ट ये की कि अगर आप 55,000 रुपए मुझे अभी दे दें तो मैं अपना घर खरीद लूंगा। बी.आर. चोपड़ा ने 55,000 रुपए तुरंत हाथ में थमा दिए। घर तो अपना हो गया, मगर राजेंद्र कुमार के मन में अभी वो बातें थीं कि ये घर भूत बंगला है, शापित है, करियर खा जाता है, वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने ब्रोकर से इसके बारे में पूछा भी। ब्रोकर ने कहानी ये सुनाई कि यहाँ एक आदमी रहता है जिसने कई सालों से घर का किराया नहीं दिया। घर को कोई और ना खरीदे और उसे निकलना ना पड़े, इसलिए वो तरह तरह की कहानियां बनाता रहता है। खैर, राजेंद्र कुमार ने अंधविश्वास को किनारे किया और घर खरीद लिया। यहाँ से शुरू हुआ स्टारडम का वो दौर जिसमें राजेंद्र कुमार की तमाम फिल्मों ने सिल्वर, गोल्डन और डायमंड जुबली पूरी की। मतलब उनकी फिल्में सिनेमा हॉल में 25, 50, 75, 100 हफ्तों तक चलती रहीं। घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला। कॉमर्शियल सक्सेस का ऐसा रिकॉर्ड हिंदी सिनेमा में कोई हीरो पहली बार देख रहा था। घर से जुड़ी अंधविश्वास की सभी बातों को राजेंद्र कुमार का करियर हर दिन खारिज कर रहा था। राजेंद्र ने इस घर का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिंपल रखा। कहानी आगे बढ़ती गई। राजेंद्र कुमार अब इतने सक्सेसफुल हो चुके थे कि उन्होंने एक और बंगला खरीद लिया था।
अब हुई इस कहानी में राजेश खन्ना की एंट्री, और राजेश खन्ना पर ही हम इस वीडियो में सबसे ज्यादा बात करेंगे क्योंकि वही इस घर में करीब 40 साल रहे थे। राजेश खन्ना का सफर अभी शुरू ही हो रहा था। इस बीच उन्हें पता चला कि राजेंद्र कुमार अपना बंगला बेचना चाहते हैं। राजेश खन्ना ने उनसे कहा कि ये घर मुझे बेच दीजिए, मुझ पर भी इस घर की नेमत होगी और मैं भी आपकी तरह शोहरत कमाऊंगा। राजेंद्र कुमार घर बेचने को राजी हो गए, बस शर्त एक रखी कि घर का नाम डिंपल नहीं रहेगा क्योंकि वो उनकी बेटी का नाम है। सीमा सोनिक आलिमचंद की किताब के अनुसार राजेंद्र कुमार ने कहा था कि तुमको इस घर का नाम बदलना होगा, ये नाम मेरी बेटी का है। बाकी तुम्हारे नए घर के लिए तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। दुआ करता हूं कि यह घर तुम्हारे लिए जबरदस्त सफलता और शोहरत लेकर आएगा। 65,000 में जो घर राजेंद्र कुमार ने खरीदा था उसे राजेश खन्ना को 3.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। 1970 में राजेश खन्ना ने इस घर को खरीदने का फैसला लिया था और इससे पहले 1969 में शुरू हुआ था स्टारडम का वो दौर जिसने राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। उनकी 17 फिल्में लगातार सुपरहिट हुई थी। राजेश खन्ना की यही सक्सेस थी जिस पर नजर ना लगे ऐसा सोचना था उनके पिता चुन्नीलाल खन्ना का। लिहाजा जब घर का नाम डिंपल से बदलना था तब चुन्नीलाल खन्ना ने इसे नाम दिया आशीर्वाद। राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में यासिर उस्मान लिखते हैं कि चुन्नीलाल खन्ना का तर्क यह था कि राजेश खन्ना पर इस घर की वजह से हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आशीर्वाद नाम की वजह से एक और चीज हुई, राजेश खन्ना का पता हो गया राजेश खन्ना आशीर्वाद बॉम्बे। ये वो दौर था जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा होते थे। उन्हें खुशबू भरे खत आते थे, कभी कभी तो ये खत खून से लिखे भी होते थे। ऐसा हो गया था कि हिंदी सिनेमा एक रियासत थी और राजेश खन्ना उसके बादशाह। शाहरुख खान के मन्नत, सलमान खान के गैलेक्सी और अमिताभ बच्चन के जलसा से पहले जिस घर के बाहर फैंस और मीडिया वालों की भीड़ रहती थी वो घर आशीर्वाद ही था। यासिर उस्मान लिखते हैं कि राजेश खन्ना के स्टारडम का दौर ऐसा था कि आशीर्वाद में हर रोज महफिल लगती थी। बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके साथ बैठते थे। इनमें ऋषिकेश मुखर्जी, एस.डी. बर्मन, सलील चतुर्वेदी, सलीम खान जैसे तमाम लोग होते थे। सलीम खान कहते हैं कि सलमान, शाहरुख, इन सबसे पहले जो स्टार था वो राजेश खन्ना था। उन्होंने कहा था कि ऐसा स्टारडम किसी ने नहीं देखा। आशीर्वाद में हर शाम होने वाली महफिलों को खन्ना दरबार कहा जाता था। ये ऐसा था जैसे राजेश खन्ना राजा थे और उनका दरबार था खन्ना दरबार। शराब का दौर देर रात तक चलता था, हंसी ठहाके गूंजते रहते थे। राजेश खन्ना की कुर्सी बाकी लोगों से थोड़ी ऊंची थी और इस दरबार में कौन बैठेगा और कब तक बैठेगा इसका फैसला खुद राजेश खन्ना करते थे। अगर उन्हें किसी की बात पसंद नहीं आती तो वो खड़े होते और कहते कि आपको अब इस दरबार से जाना होगा। अपने फैन से मिलने राजेश खन्ना टेरेस पर आते थे और अपने सिग्नेचर स्टाइल में वेव करते थे। लोग उनके दीवाने थे। हिंदी सिनेमा का हर एक्टर राजेश खन्ना जैसा फेम चाहता था। कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। राजेश खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1973 में एक नए स्टार का जन्म हुआ जिसका किरदार लिखने वाले वही सलीम खान थे जिन्होंने राजेश खन्ना को सबसे बड़ा स्टार कहा था। सलीम जावेद की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को एंग्री यंग मैन दिया। वो अमिताभ बच्चन जो राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर चुके थे। राजेश खन्ना ने शायद ही सोचा होगा कि उन्हीं अमिताभ बच्चन की वजह से, उन्हीं की शोहरत की वजह से राजेश खन्ना का डाउनफॉल हो जाएगा। देखते ही देखते राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन ने ले ली और 1975-76 आते तक न सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी, उसके बाद ऐसा लगा जैसे उनसे जुड़ी हर एक चीज उनके डाउनफॉल की गवाही दे रही थी। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ के बारे में तरह तरह की बातें हुई। उनके व्यवहार पर भी कई तरह के विवाद हुए जो कभी और का किस्सा है। जिस आशीर्वाद का नाम पहले डिंपल था उस आशीर्वाद की मालकिन भी डिंपल कपाड़िया बनी। मगर 1973 में शुरू हुआ शादी का वो रिश्ता महज 9 साल बाद बिखर गया। डिंपल ने आशीर्वाद छोड़ दिया था। खन्ना दरबार सूना था। जहां पहले बड़े बड़े डायरेक्टर आते थे वहां छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स या मौका परस्त कैरेक्टर आर्टिस्ट आने लगे थे। राजेश खन्ना शराब के आदी हो चुके थे। वो एक बार बोतल को खोलते तो रुकते नहीं थे। पत्रकार अली पीटर जॉन से बात करते हुए राजेश खन्ना ने कहा भी था कि अगर गालिब शराब पीकर मर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आशीर्वाद के पास जो भीड़ थी एक वक्त पर राजेश खन्ना को एक बार देखने के लिए आया करती थी, वो अब गायब थी। कार्टर रोड सूना पड़ा था। हिंदी सिनेमा से जुड़ी मैगजीन्स में जिस आशीर्वाद के बारे में आर्टिकल लिखे जाते थे उसी आशीर्वाद के बारे में दबे सुरों में फिर वही बातें होने लगी कि ये घर एक और एक्टर का करियर खा गया। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्होंने घर के सामने समंदर में जाकर मर जाने की भी सोची थी। वो समंदर की तरफ बढ़ ही रहे थे लेकिन खुद ही वापस आ गए। उस दिन उन्होंने खुद से कहा था कि मैं नहीं मरूंगा, किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि राजेश खन्ना कायर था। ऐसी ही एक रात थी जब राजेश खन्ना शराब के नशे में धुत होकर उसी आशीर्वाद के टेरेस पर गए थे और रोते हुए आसमान में देखकर चिल्लाया था कि ऐ परवरदिगार,
हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान ना ले कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दें। फिल्मी करियर में डाउनफॉल और बेतहाशा मायूसी देखने के बाद राजेश खन्ना राजनीति में भी गए और कांग्रेस पार्टी से नई दिल्ली सीट से एक बार के सांसद भी रहे, मगर राजनीति भी उन्हें रास नहीं आई। एक वक्त पर आशीर्वाद को इनकम टैक्स ने सीज कर लिया था। राजेश खन्ना इस दौरान बांद्रा लिंकन रोड पर टाइटन के शोरूम के ऊपर अपने ऑफिस में रहने लगे थे। इसी दौरान अशोक त्यागी उनके पास एक फिल्म का ऑफर लेकर आए थे, रियासत। शायद दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि यह राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म होगी। अशोक त्यागी बताते हैं कि रियासत की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना त्यागी को अपनी गाड़ी में बिठाकर ड्राइव पर ले गए थे और गाड़ी रुकी आशीर्वाद के सामने। राजेश खन्ना ने एक बेंच पर बैठकर त्यागी से कहा था कि एक वक्त पर इस घर के सामने हजारों लोगों की भीड़ मुझे देखने के लिए जमा रहती थी। त्यागी ने कहा था, काका जी, ये भीड़ फिर से वापस आएगी। राजेश खन्ना थोड़ा सा मुस्कुराए थे और कहा कि अपनी फिल्म जल्दी पूरी करो। 2012 आते आते राजेश खन्ना की तबीयत काफी बिगड़ने लगी थी। वो अक्सर बेहोश हो जाते थे। जून से लेकर जुलाई तक वो कई बार अस्पताल में भर्ती भी हुए। जून में उनकी मौत की अफवाह भी फैल गई थी और फिर आया 21 जून 2012, जब सारी अफवाहों को विराम देते हुए आशीर्वाद की छत पर 69 साल के बूढ़े और कमजोर राजेश खन्ना आए। आशीर्वाद के सामने उनके चाहने वालों, मीडिया वालों की भीड़ थी। लोग राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। राजेश खन्ना ने अपना सिग्नेचर स्टाइल में वेव किया और जो भीड़ थी वो 1969 की याद दिला रही थी। सब कुछ था, आशीर्वाद के सामने लोग थे, अखबार, टीवी के कैमरे थे। राजेश खन्ना अकेले नहीं थे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन राजेश खन्ना की तबीयत फिर बिगड़ी और वो फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए। ये सिलसिला अगले 1 महीने तक चला। 17 जुलाई को राजेश खन्ना ने अपने परिवार के लोगों से कहा कि मुझे घर ले चलो, मुझे आशीर्वाद ले चलो। डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार उन्हें आशीर्वाद में वापस ले आए। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना अपने बिस्तर पर लेटे थे। उनके आसपास उनके परिवार के लोग और उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त थे। एक झूठी दिलासा थी जो राजेश खन्ना को हर कोई दे रहा था। सब कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, आप अच्छे हो जाएंगे। राजेश खन्ना ने आंखें खोली और कहा, टाइम अप हो गया, पैकअप। और पैकअप हो गया था। राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को उसी आशीर्वाद में 69 बरस की उम्र में आखिरी सांस ली, जहां 1970 में जाने के बाद उन्होंने कहा था, अब लग रहा है कि मैं घर आ गया। राजेश खन्ना की मौत के बाद आशीर्वाद को एक बिल्डर, जिन्हें शेट्टी बिल्डर्स कहा जाता था, उन्हें बेच दिया गया। जिस घर को राजेंद्र कुमार ने 65,000 में, राजेश खन्ना ने 3.5 लाख में खरीदा था, वो करीब 40 साल बाद 90 करोड़ का बेचा गया। आशीर्वाद में राजेश खन्ना के बाद कोई नहीं रहा। 2014 में उस घर को जमींदोज करके उसकी जगह पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। ये थी उस घर की कहानी जिस पर तमाम आरोप लगे, लेकिन इसी घर ने हिंदी सिनेमा के महानतम एक्टर्स को आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है सर्वेश। शुक्रिया।